pollination, anemophily. It means transfer of pollen grain, that is pollination. Transfer of pollen grains from anther of a flower onto stigma of same or other flower of same or other plant, if done through air. एयर पार्टिसिपेट कर रही है तब इसको हम बोलेंगे विंड पॉलिनेशन और एनेमोफिली। ओके, अब अगर एयर पार्टिसिपेट कर रही है, एयर के थ्रू जा रहे हैं, तो एयर मतलब उसको उड़ा करके ले जा रही है पोलन ग्रेन को, तो इससे क्लियर हो जाता है कि पोलन ग्रेन लाइट वेटेड होना चाहिए बहुत। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे विंड पॉलिनेशन के, विंड पॉलिनेटिंग प्लांट, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे इसमें सबसे पहला हो जाएगा कि पोलन ग्रेन्स के ऊपर क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। तो पोलन ग्रेन सबसे पहला लाइट वेटेड होना चाहिए, लाइट वेटेड। ओके, हल्के होना चाहिए ताकि वो एयर करंट के साथ में उड़ सके। दूसरा, नॉन स्टिकी होना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि वो कहीं पर भी ऑब्स्टेकल आ जाए और उसके साथ में चिपक जाए, तो नॉन स्टिकी होना चाहिए वहां पर। नेक्स्ट, डस्टी और चॉकी होना चाहिए, डस्ट लाइक या चॉक का पाउडर लाइक, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। और लार्ज नंबर में होना चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में थोड़ी होना चाहिए, क्योंकि ये हवा के साथ में उड़ के जाएंगे तो हो सकता है बीच में दूसरे बहुत सारे ऑब्स्टेकल या बहुत सारे दूसरे प्लांट अगर आएंगे, एक मेल प्लांट के पास में से निकला वहां पर मेल पपाया, तो जरूरी थोड़ी कि फीमेल पपाया प्लांट पास में ही होगा, हो सकता है दूसरे मेल पपाया प्लांट हो, या फिर बीच में कोई मैंगो का, नीम का, कोई दूसरा कोई वहां पर ट्री हो, ठीक है, या फिर हो सकता है उस टाइम पर एयर उतनी ज्यादा फ्लो नहीं हो रही है जब एंथर डिहाइस होकर के पोलन ग्रेन हुआ, तो बहुत सारे जो है वो फॉल हो सकते हैं नीचे, ठीक है। तो सो मेनी रीजंस हो सकते हैं जो एयर पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, पोलन ग्रेन को रोक सकते हैं, इसलिए वो लार्ज क्वांटिटी में बनना चाहिए पोलन ग्रेन का नेचर। फिर स्टिग्मा का नेचर, स्टिग्मा सबसे पहला तो लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्ग हेयरी होना चाहिए, जहाँ तक हो सके वहां तक हेयरी भी हो तो ज्यादा अच्छा है, लॉन्ग होना चाहिए, लंबे होना चाहिए, ताकि उनके कांटेक्ट में ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन आए। फिर स्टिकी होना चाहिए ये, क्योंकि जो पोलन ग्रेन उड़ करके आ रहा है उसको चिपका सके अपने साथ में, स्टिकी होना चाहिए। ये स्टिग्मा में कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, एनिमोफिलस फ्लावर जो है उसकी पेटल्स यूजुअली कलरलेस होते हैं, ठीक है, व्हाइट वगैरह जो है जनरली होंगे, क्योंकि बिना कलर के, क्योंकि इनको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। अगर एनिमल होता तो अट्रैक्ट करता, तो इसलिए हम जब पेटल्स की बात करेंगे तो जब हम बर्ड पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं, तो बर्ड या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, इसलिए पेटल्स भी कलरफुल होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, बड़े होना चाहिए, ठीक है। रिवॉर्ड यहाँ पर कुछ नहीं होता, नो रिवॉर्ड, ठीक है, तो कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, ठीक है, मतलब फ्लावर में नेक्टार नहीं होता, नेक्टारलेस फ्लावर होते ही, विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स नेक्टारलेस होते हैं। जबकि जो बायोटिक एजेंसी वाले होंगे, लाइक हम एंटोमोफिली और ऑर्निथोफिली या फिर
दूसरे भी, तो उनमें नेक्टार जरूरी है, क्योंकि बर्ड या इंसेक्ट नेक्टार सब करने के लिए जनरली आएंगे वहां पर, ओके, और फिर पॉलिनेशन पास करवाने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह के कैरेक्टर आपको विंड पॉलिनेशन के लिए लिखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सब ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है? डन सर। डन सर। मेरे इसमें तो क्लियर दिख रहा है बेटा। अभी क्लियर हो गया है। डन सर। डन सर। ओके, तो ये एनेमोफिली के लिए हो जाता है बेटा, ठीक है। इसके साथ में कुछ स्टेटमेंट्स वहां पर सिंपल स्टेटमेंट्स है जो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में ये मैंने बोला कि जिसमें कि डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि कैसा होता है, और आपको फिर वो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज करिए वो स्टेटमेंट वो सीधा एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की होगी। 12th क्लास के लिए आपको वहां पर कुछ पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे, जो जैसे मैंने बोले हैं उनको अलग अलग वेज में वहां पर दिया है, एंथर्स और स्टेमस के रिस्पेक्ट में और फिर गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में, तो स्टेट बोर्ड की बुक में आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। विंड पॉलिनेशन करने वालों के एग्जांपल अगर आपको पूछेंगे तो विंड पॉलिनेशन के लिए एग्जांपल आप वहां पर नोट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रासेस जो है वो विंड पॉलिनेशन करती है, ओके। ऑल जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में एक ही तरह का पॉलिनेशन होता है, एयर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, एनेमोफिली, ओके। लेकिन हम हायर प्लांट्स पे फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में मोस्ट ऑफ द ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन होता है, ओके। मेज में आप एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर, ओके। पपाया इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन दूसरे टाइप का है जिसमें कुछ एंजियोस्पर्म के 30 जेनेरा जो है वो वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन करते हैं, ओके। लेकिन वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन, तो वाटर पॉलिनेशन सेकंड। इसलिए आपको ऐसे स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको इसके बाद में ओनली नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को भी रिफर करना है ये पढ़ने के बाद में, ओके। जल्दी से यहाँ से पढ़ करके वहां पर देखना है आपको उसके बाद में क्लास के लेक्चर के बाद। और जिन स्टूडेंट का स्टेट बोर्ड है और नीट भी एग्जाम दे रहे हैं उनको एनसीईआरटी भी पढ़ना है और स्टेट बोर्ड की बुक भी पढ़ना है, एक बार रफली पढ़ना है, ताकि आप वहां पर अंडरलाइन कर सके कि हाँ इसमें ये पॉइंट है। तो वहां पर वो लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको लगेगा कि अलग है ये, लेकिन वो हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड। और जिनका ओनली स्टेट बोर्ड है, ओके, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है जो, उनको ओनली स्टेट बोर्ड की बुक से एक बार हमारा पढ़ने के बाद में रिवाइज कर लेना उसको वहां से, ताकि वहां पर क्वेश्चन अगर वहां पर बनता है वाटर पॉलिनेशन पर, आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो मैं जो लिख रहा हूँ वो तो प्रॉपर है, लेकिन आपको वहां पर उसने ऐसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अंथर, फिर पोलन ग्रेन, फिर स्टाइल, स्टिग्मा, ठीक है, गाइनोशियम से रिलेटेड, मतलब ऐसा अलग अलग दे दिया है, तो आपको लगेगा कि हाँ वहां पर आपके 6-7 पॉइंट बन सकते हैं, ओके। तो बोर्ड की एग्जाम के लिए वो ज्यादा वहां पर आपको देखने की जरूरत है। वाटर पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। अब नाम से क्लियर है, वाटर पॉलिनेशन मतलब जो प्लांट होंगे वो वाटर के कांटेक्ट में होंगे। तो एक्वेटिक प्लांट, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, ऑल नहीं लिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एग्जिबिट हाइड्रोफिल, मोस्ट ऑफ द। फिर कुछ एक्सेप्शन है, उनमें से एक एक्सेप्शन है लिली, वहां पर वाटर लिली, ओके। वाटर लिली का जो प्लांट है वो एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन वो एंटोमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन प्रेफर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कुछ एक्वेटिक प्लांट एंटोमोफिली और कुछ
एनेमोफिली मतलब वाटर पॉलिनेशन परफॉर्म कर सॉरी एनेमोफिली मतलब विंड पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सभी एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफिली शो नहीं करते। रेणुका, रेणुका आवाज आ रही बेटा? रेणुका, रेणुका अय्या गिरी, आवाज आ रही बेटा आपको हाँ, मेरी? हाँ सर। ओके। बेटा कितनी बजे क्लास में एंटर करना था बेटा? 11:59। 11। ओके, कब आ रहे हैं आप? सर 12:18 सर, मेरे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, इधर बहुत बारिश चल रही है, सुबह से ही नेटवर्क इशू आ रहा था। कौन से एरिया में बारिश चल रही थी बेटा? बेलगांव में मेरा ओके, कौन नेटवर्क सा गांव है? नागपुर में है ना। हाँ बेटा, कौन सा गांव है आपका? नागपुर में ही है सर, बेलगांव। नागपुर में ही है। हम्म, ठीक। मतलब अभी अभी थोड़ा सा कम हुआ है, पर सुबह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। केमिस्ट्री की आधी क्लास भी मैंने अटेंड नहीं की। ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं तो तुम्हें कल नागपुर इवनिंग तक पहुंच जाऊंगा, तो कल के दिन आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास नहीं रहेगी। अच्छा सर। मैं कल निकलने वाला हूँ, तो कल पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए मैं भी पूछ रहा था कि कौन से एरिया में बारिश हो रही है, तो मुझे भी पता चले तो मैं भी वहां पर, हमारे एरिया में तो नहीं हो रही है, कहीं और इधर उधर पूरे इस जगह पर, तो मुझे भी पूछना पड़ेगा। सर पूरे ही नागपुर में हो रही ना। ओके ठीक है, चलो ठीक। हाँ, इधर ध्यान दो बेटा, पहले हफ्ते तुम्हारा विंड पॉलिनेशन वाला पार्ट हमारा जा चुका है। ये वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली पढ़ रहे हो सेकंड। मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट में होता है, लेकिन ऑल में नहीं होता। जैसे हमने एग्जांपल का वाटर ले लेंगे, लेकिन हाइड्रोफिली भी दो टाइप से होती है, क्योंकि प्लांट जो एक्वेटिक प्लांट है, या तो वाटर बॉडी में पूरी तरह से मर्ज होंगे, ओके, वाटर बॉडी में पूरी तरह से मर्ज होंगे, पानी के अंदर पूरी तरह से डूबे होंगे, या फिर पानी में सबमर्ज कंडीशन में होंगे। ओके, सबमर्ज कंडीशन में होंगे स्टूडेंट। और इसी के बेसिस पर फिर हाइड्रोफिली हम दो तरह से पढ़ते हैं, एपिहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। आपको एपी इस सफिक्स का प्रीफिक्स का मीनिंग क्या बोला है? above, अबो। तो ऐसा पॉलिनेशन जो अबोव द सरफेस ऑफ वाटर होगा, ओके, उसको एपिहाइड्रोफिली कहेंगे। और ऐसा पॉलिनेशन जो बिलो द वाटर सरफेस होगा, तो हाइपो मतलब बिलो। हाइपो का मतलब बिलो, ओके, तो बिलो द वाटर सरफेस होगा पॉलिनेशन, उसको हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। ओके, तो इसके एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोफिली के एग्जांपल देते हैं हम, वेलिस्नेरिया, ओके, उसके बाद में हाइड्रीला, और एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया है, 3 एग्जांपल दिए हैं, वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला एंड कौन सा प्लांट है, देखो बेटा एनसीईआरटी है किसी के पास? एक और एग्जांपल दिया एनसीईआरटी का, मिला क्या? कौन एंटर करवा लो तब तक दिन पर।
जोस्टेरा सर जोस्टेरा। जोस्टेरा, ओके। ठीक है, तो जोस्टेरा, ये 3 एग्जांपल हाइड्रोफिली के दिए हैं। उसमें से जो वेलेस्नेरिया होता है, वेलेस्नेरिया का फ्लावर हमेशा सरफेस के ऊपर रहता है, वाटर सरफेस के ऊपर। वाटर सरफेस के ऊपर होगा तो पोलन ग्रेन भी वाटर सरफेस के ऊपर आएगा, ओके। और पोलन ग्रेन जो होता है यहाँ पर, वो रिबन शेप का होता है। ये हाइड्रोफिली का कैरेक्टर होता है कि पोलन ग्रेन हमेशा रिबन शेप का, लिखेंगे आप रिबन लाइक। पोलन जो पॉलिनेशन हो रहा है वो अबोव द वाटर सरफेस हो रहा है, वाटर की सरफेस पर फ्लोट करके वो जा रहा है, एपीहाइड्रोफिली। भाई हाइड्रिला और जूस्टेरा में क्या होता है कि फ्लावर भी जो है वो क्या है, अंदर है, वाटर बॉडी के अंदर है, मेल और फीमेल फ्लावर। इसलिए यहाँ पर इस तरह से फीमेल फ्लावर हमेशा सरफेस के कांटेक्ट में होता है यहाँ पर। तो यहाँ से एपीहाइड्रोफिली में पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है, यहाँ पर अंडर द वाटर होता है, ओके। पोलन ग्रेन का कैरेक्टर यहाँ पर है, पोलन ग्रेन रिबन शेप होते हैं। रिबन शेप इसलिए क्योंकि वो फ्लैट रहेंगे। रिबन शेप मतलब कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आसानी से वाटर सरफेस में, वाटर बॉडी में या वाटर सरफेस पर फ्लोट कर सकते हैं, डूबेंगे नहीं। किसी का माइक ऑन है बेटा, प्लीज माइक बंद कर दीजिए, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बीच में बार बार। ध्यान रखो बेटा, प्लीज माइक, ओके। तो रिबन शेप इसलिए होते हैं क्योंकि ये डूबे ना, ओके, ज्यादा सरफेस एरिया मिले उनको। फिर नेक्स्ट म्यूसिलेज का कवरिंग होता है इनके ऊपर। म्यूसिलेजिनस कवरिंग, तो म्यूसिलेज से बना हुआ कवरिंग, ताकि ये पोलन ग्रेन पानी में रह करके वेट ना हो जाए, पानी उसको गीला ना करे, क्योंकि पानी अगर उनके अंदर चला गया तो उनका वेट बढ़ जाएगा और वो अब फ्लोट नहीं कर पाएंगे, ओके, डूब जाएंगे। इसके लिए म्यूसिलेज का कवरिंग होता है। तो जो म्यूसिलेज है ये पानी से बचाता है ना, हाइड्रोफोबिक नेचर का। तो कवरिंग म्यूसिलेज का होगा, इसलिए वो पानी से बचेंगे वहां पर। ये भी लार्ज नंबर में बनते हैं क्योंकि वाटर करंट कब किधर है ये पता नहीं। पता चले कि राइट हैंड साइड में अगर उसके फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है और पता चल रहा है कि वाटर करंट उधर से ही आ रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है और फिर वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, पोलन ग्रेन्स राइट की तरफ जाना चाहिए था, तो इसके लिए पोलन ग्रेन का नंबर भी ज्यादा होता है यहाँ पर। स्टिग्मा, यहाँ पर स्टिग्मा भी नॉन स्टिकी होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ये नॉर्मल कैरेक्टर है यहाँ पर। फ्लावर भी कलरलेस और नेक्टार एब्सेंट रहेगा। ये एबायोटिक पॉलिनेशन करने वाले, एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स में दो कैरेक्टर सिमिलर होते हैं हमेशा, कलरलेस फ्लावर, नो नेक्टार, ओके, नेक्टारलेस। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। डन सर। डन। डन सर। गुड। आंसर
ओके, नेक्स्ट है एंटोमोफिली। थर्ड वाला जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में, इज एंटोमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन। pollination or entomophilia. Study of insect is known as entomology. Therefore, insect pollination is known as entomophilia. क्योंकि फिली हम सफिक्स यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो आप यहाँ पर डबल एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बायोटिक एजेंट है, लिविंग एजेंट है, और यहाँ पर मेनली कौन आया है, डिम्पल बार बार एंटर कर। ओके, यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेशन ज्यादा होता है, और इंसेक्ट में भी बहुत कॉमन होता है हनी बी सबसे ज्यादा वहां पर, फॉर एग्जांपल हनी बीज। ओके, तो हनी बीज के अलावा भी बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। कोई भी इंसेक्ट अगर पॉलिनेशन में हेल्प करेगा तो उसको इंसेक्ट पॉलिनेशन कहेंगे। इंसेक्ट पॉलिनेशन इवन कुछ एक्वेटिक प्लांट में भी होता है। ओके, इंसेक्ट पॉलिनेशन करने वाले प्लांट के कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिनमें सबसे मेजर है कि यहाँ पर फ्लावर्स कलरफुल होना चाहिए। ओके, ब्राइट कलर, वो भी बहुत तीखा ब्राइट कलर होना चाहिए, मतलब कि दूर से ही जो है वो अट्रैक्टिव लगे वहां पर। तो ब्राइट कलर दूर से पहचान में आए। ठीक है, ब्राइट कलर फ्लावर होना चाहिए। फ्लावर में नेक्टार प्रेजेंट होना चाहिए। They should have nectar. Okay, नेक्टार होना ही चाहिए क्योंकि वो उसको फूड के फॉर्म में ले सके इंसेक्ट। तो नेक्टार उनके लिए रिवॉर्ड की तरह होता है। जब वो वहां पर आते हैं कोई इंसेक्ट नेक्टार सक करने के लिए, तो नेक्टार जब सक करते हैं तब पोलन ग्रेन उनके साथ में जुड़ जाते हैं। लेकिन इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, इनके एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो एक पोलन कैप्सूल के अंदर बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलिनिया। पोलिनिया इस तरह का कैप्सूल होता है, और इसमें बहुत सारी पोलन ग्रेन एक साथ में पोलन ग्रेन का एग्रीगेशन होता है, जुड़ जाते हैं एक साथ में, और ये पोलन कैप्सूल जैसा यहाँ पर है, जिसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन यहाँ पर इस तरह से पोलन ग्रेन यहाँ पर एग्रीगेट हो जाते हैं। और ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल को पॉलिनियम, मेनी को पॉलिनिया। जैसे बहुत सारे पॉलिनिया एंथर के अंदर बनते हैं। ठीक है, और एंथर डिहाइस होने के बाद ये पॉलिनिया जब ऊपर रिलीज होते हैं उसके पास में, ये दूर नहीं जा पाते, तो ये बहुत सारे पॉलिनिया के कारण वेट बढ़ जाता है। लेकिन पोलन ग्रेन जो एक साथ में पॉलिनिया के अंदर है, ये इंसेक्ट के वहां पर पोलन कीट होता है इंसेक्ट के पास में, ऐसा बोलते हैं, उसके साथ में जुड़ जाता है। लोअर बॉडी सरफेस जो वेंट्रल बॉडी सरफेस होती है उसके पास में ये जुड़ जाते हैं, इनके पास में नीचे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट में ये जुड़ जाते हैं पॉलिनिया। और इंसेक्ट इन पॉलिनिया को कैरी करके फिर दूसरे फ्लावर पर जब जाता है, वहां पर अगर स्टिग्मा है तो उसके कांटेक्ट में आते हैं, स्टिग्मा स्टिकी होते हैं और ये पॉलिनिया भी स्टिकी होते हैं, इसलिए दोनों चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे वो फिजिकल मूवमेंट करता है, थोड़ी सी मूवमेंट करता है मैकेनिक, तो उससे वहां पर पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं स्टिग्मा पर। ओके, ये तो एंथर का कैरेक्टर हो गया। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन
लार्ज नंबर में और स्टिकी रहते हैं, लार्ज क्वांटिटी में मिलेंगे, स्टिकी रहते हैं। ओके, स्टिग्मा, स्टिग्मा भी स्टिकी है क्योंकि जो पॉलिनिया जुड़ चुके हैं या पोलन ग्रेन जुड़ चुके हैं इंसेक्ट के बॉडी में, वो आसानी से जब वो डिटेच होने वाले रहते हैं बार बार उसकी मूवमेंट के कारण वो थोड़े से वहाँ डिटेच होने लग जाते हैं पोलन ग्रेन, तो उसको आसानी से स्टिग्मा रिसीव कर सके, एडर कर सके। ये स्टिकी होते हैं स्टिग्मा। ओके, और डाइसेक्टेड भी हो सकती है स्टिग्मा, मोस्ट ऑफ द टाइम डाइसेक्टेड स्टिग्मा मिलते हैं। ये मेनली कैरेक्टर्स होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और अगर आपको कुछ पूछना है इसमें पूछ सकते हैं। डन सर। गुड। सर तो हम एक तरीके से ये मान सकते हैं ना कि तो फ्लावर है अपना पॉलिनेशन कराने के लिए जितने भी इंसेक्ट है उनको एज अ नेक्टर रिवॉर्ड कर रहा है। इस केस में मान सकते हैं, क्योंकि अगर रिवॉर्ड नहीं रखेंगे तो कोई आएगा ही नहीं। ओके सर, कुछ वहां पर कुछ नेक्टार रोबर्स भी होते हैं। ओके, रॉबरी मतलब चुराना, चोरी। बड़ी जो सी पॉलिनेशन में मदद नहीं करते मगर नेक्टार सक कर लेते पूरा। कुछ इंसेक्ट नेक्टार रॉबर्स भी होते हैं। ओके, नेक्टार रॉबर का मतलब है ऐसे इंसेक्ट जो नेक्टार को तो सक कर लेंगे लेकिन पोलन ग्रेन ट्रांसफर में हेल्प नहीं करते, पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते, उनको हम बोलते हैं नेक्टार रॉबर्स। ओके, हो गया क्या बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। गुड। यस मानकापुर ब्रांच में और बोर्ड बैच में हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। बर्ड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स के लिए आपको बस इतना लिखना है कि उनके पेटल्स वगैरह ज्यादा बड़े होते हैं, नेक्टार रहेंगे, ब्राइट कलर रहेंगे, बस पेटल्स लार्ज होना चाहिए। ये सारे कैरेक्टर इंसेक्ट वाले, लेकिन पेटल्स लार्ज होना चाहिए। ओके, बड़े होना चाहिए ताकि बर्ड्स वहां पर दूर से उनको लेकर के उनके जो है नेक की हेल्प से जो है वो सब कर सके नेक्टार। ये हो जाता है कि ट्रांसफर पॉलिनेशन के थ्रू हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स। अब ट्रांसफर होने के बाद में फर्टिलाइजेशन इवेंट होने के पहले और थोड़ा वहां पर फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए सबसे पहला होता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शंस। ओके, तो अगर पॉलिनेशन भी हो गया, ये स्टिग्मा है, स्टाइल, और ये ओरी। ओके, गाइनोशियम। इस गाइनोशियम के ऊपर यहाँ पर कोई पोलन ग्रेन आ भी गया यहाँ पर। ठीक है?
और इसके अंदर 2 मेल गामेट और एक वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर आ भी गया यहाँ पर पोलन ग्रेन, एडर भी हो गया, उसकी सरफेस पर अटैच भी हो गया, ठीक है, उसकी सरफेस पर अटैच भी हो गया स्टिग्मा की। लेकिन पोलन ट्यूब तब तक नहीं फॉर्म करवा सकता जब तक कि इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन ना हो जाए। ओके, तो मेनली कुछ केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं जिसमें कुछ केमिकल्स ये दोनों एक दूसरे की सरफेस पर रिलीज करते हैं और इससे कुछ चीजें पता की जाती है। सबसे पहले पता करते हैं कि जेनेटिक कंपैटिबिलिटी है या नहीं। जेनेटिक कंपैटिबिलिटी, जेनेटिक कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि पहला तो ये सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन और स्टिग्मा है या नहीं। ओके, ऐसा तो नहीं है कि पपाया के गायनोशियम पर मैंगो का पोलन ग्रेन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीसीज को पहचाना जाता है, सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। अगर है, इसका आंसर करेक्ट मिल जाता है कि यस सेम स्पीसीज वाले हैं, तो देन उसके बाद में देखा जाता है कि ये सेम स्पीसीज के होने के बावजूद भी जेनेटिकल कंपैटिबल है या नहीं, पोलन ट्यूब फॉर्म करने के लायक है या नहीं। ओके, क्योंकि कुछ बाइसेक्सुअल प्लांट्स में जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तब वो फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है, ओके, या प्लांट बाइसेक्सुअल है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें, लेकिन वो क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है। ओके, तो कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो खुद का ही पोलन ग्रेन खुद के फ्लावर पर पॉलिनेट नहीं होने देते या पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होने देते, उनको हम बोलते हैं जेनेटिकली इनकम्पैटिबल। ओके, क्योंकि वो प्रिफर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन ताकि चेंजेस आए और जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके लिए अडैप्टेशन कॉप अप कर सके। जैसे अगर ये सेम फ्लावर का या सेम प्लांट का है, इसके पास में अगर जीन है R1 R2 और इसके पास में भी जीन है R1 R2, तो अब ये पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा, जेनेटिकली इनकम्पैटिबल अगर हुआ तो। वो प्रीफर मोनोशियस है लेकिन वो प्रीफर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को या क्रॉस फर्टिलाइजेशन को, तो वो ये देखेगा। लेकिन अगर वो बाइसेक्सुअल है और इसके पास में R1 R2 और इसके पास में R1 R3 है, ठीक है, जीन अलग है, तो वो क्या करेगा, तब कंपैटिबल हो जाएगा, जेनेटिकल कंपैटिबल। ठीक है, तो इवन कुछ ऐसे मोनोशियस प्लांट होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं थ्रू जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, ये कांसेप्ट समझ में आया बेटा? किसी को कुछ पूछना है इसके ऊपर तो पूछ सकता है। और इसी को हम पढ़ते हैं फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंडर में एक पॉइंट, जेनेटिकल इनकम्पैटिबिलिटी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के। अभी हम बात करें, इसमें केमिकल इंटरेक्शन होती है। यहाँ पर ये एक डाइवेलेंट आयन कैल्शियम आयन यहाँ पर रिलीज की जाती है और स्टिग्मा शुगर रिलीज करता है और इनके बीच में कुछ इंटरेक्शंस होती है और शुगर के कारण, शुगर जैसे इसको मिल जाता है तो ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन शुरू कर देता है। ओके, इसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करके वहां पर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन ये स्टार्ट किया जाता है। पोलन ट्यूब तभी बनेगी जब प्रॉपर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मैच हो जाएंगे। ओके,
फिर नेक्स्ट है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। फर्टिलाइजेशन के पहले एक ये टर्म पढ़ना जरूरी। Done, sir. Done, sir. हो गया बेटा बाकी बैचेस में भी? Yes, sir. डन सर। सिंपल था कॉलम पिस्टल इंटरैक्शन, बस वहां पर जेनेटिक कंपैटिबिलिटी और केमिकल जो रिलीज होते हैं वो स्पीसीज सेम स्पीसीज के हैं या नहीं ये चेक करने के लिए वहां पर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होती है। पोलन मतलब पोलन ग्रेन में और पिस्टिल मतलब कार्पिल के बीच में। हमने जैसे कहा कि कुछ प्लांट मोनोइशियस होकर के भी जेनेटिक इनकम्पैटिबल होते हैं। मतलब मोनोइशियस है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही पर है, स्टेमन और कार्पल एक ही पर है, स्टेमन और पिस्टिल एक ही पर है, लेकिन वो फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते, ऑटोगैमी जिटेनोगैमी नहीं होने देते, जेनोगैमी ही प्रीफर करते, क्रॉस पॉलिनेशन ही प्रीफर करते या क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही प्रीफर करते। ओके, क्योंकि उनको पता होता है कि इस तरह से उनमें दो अलग अलग प्लांट होंगे, दो अलग अलग इंडिविजुअल होंगे, तो वहां पर कुछ चेंजेस आएंगे और चेंजेस आने से क्या होगा, चेंजेस आने से जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट होने की पावर आएगी, ट्रेड्स वैसे आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग से क्या समझते हो बेटा आप लोग, जल्दी बताओ। सेम ब्रीड में फर्टिलाइजेशन नहीं होना, ठीक है, दो अलग अलग ब्रीड में फर्टिलाइजेशन होना उसको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग। ओके, सेम स्पीसीज के दो अलग अलग ब्रीड में फर्टिलाइजेशन होना उसको हम बोलेंगे आउटब्रीड। जैसे एक देसी काऊ है और जर्सी जो है वो वहां पर मेल हमने ले लिया वहां पर, ओके, तो इनके बीच में फर्टिलाइजेशन, तो दो अलग अलग ब्रीड्स हैं और सेम स्पीसीज के हैं, तो उनमें आउटब्रीडिंग वहां पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्लांट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लांट में ऐसे प्रोसेसेस, मेथड्स या ऐसे नेचुरल स्ट्रक्चर्स या अरेंजमेंट जिसके थ्रू ये पॉसिबल हो जाए कि आउटब्रीडिंग होगी। ओके, आउटब्रीडिंग पॉसिबल मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो। ओके, ये इंश्योर करवाने वाले चीजों को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ते हैं। इवन मोनोइशियस प्लांट में भी आउटब्रीडिंग करवा सके ऐसो को भी हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, तो किसके कारण आउटब्रीडिंग हो सकती है प्लांट्स में? क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ओके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ओके, दो प्लांट होना ही चाहिए सेम स्पीसीज। ऐसा कौन कौन इंश्योर करवाएगा? उसके लिए हम लिखेंगे डाइकोगैमी, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग मतलब यूनिसेक्सुअलिटी, उसके बाद में हेटेरोस्टीलिंग, जब सिंगल हम लिखेंगे तब स्टाइल और मेनी लिखेंगे तब स्टीलिंग, हेटेरोस्टीलिंग। हेटेरोस्टीलिंग के बाद में अभी हमने कहा जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। उसके बाद में नेचुरल बैरियर,
बैरियर्स, उसका एक एग्जांपल सेप्टम प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं नाम, नाम अभी याद नहीं आ रहा। नेचुरल बैरियर्स, हार्पोगैमी, हार्पोगैमी, ओके। प्लांट ब्रीडिंग डिवाइसेस एनसीईआरटी में देखो बेटा, इसके अलावा कोई और टर्म दिए है क्या, क्योंकि कुछ छूट ना जाए हमारा एक्सप्लेन करना। बोलो बेटा, है इसके अलावा और कोई? चलो ठीक है, किसी की आवाज नहीं आ रही है तो बता नहीं रहा, इतना तो हम एक्सप्लेन कर देते। सर यस बेटा। सर इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वो बेटा हम ह्यूमन हेल्थ एंड स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर है आपको 3rd यूनिट में 12th क्लास में, तो उसके अंडर में हम पढ़ेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब अगर सेम ब्रीड में बार बार अगर प्रोजेनी फॉर्म की जाए तो एक टाइम ऐसे आ जाता है कि पोटेंट प्रोजेनी बनना वहां पर बंद हो जाते हैं। तो मतलब जो प्रोडक्ट है फर्टिलाइजेशन का वो थोड़ा वीकन हो जाता है, इफिशिएंट वहां पर नहीं होते, मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बार बार इनब्रीडिंग करवाने पर एक ही ब्रीड के मेंबर्स में बार बार वहां पर फर्टिलाइजेशन करवाने पर प्रोडक्टिविटी 3-4 जनरेशन के बाद में कम हो जाती है, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझ में आया क्या? यस सर। ओके। हाँ, डाइकोगैमी, डाई मतलब टू, यस 2, गैमी मतलब मैरिज और फ्यूजन। डाइकोगैमी का मतलब है कि ऐसा फ्यूजन जिसके कारण आउटब्रीडिंग होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। तो इवन मोनोइशियस प्लांट के बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी इवन ऐसा हो जाना कि सेपरेट टाइम पर सेम प्लांट के एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होना, अलग अलग टाइम पे। ओके, तो एंथर एंड स्टिग्मा इनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, नॉन सिंक्रोनाइज मैनर में मैच्योर होते हैं। एंथर एंड स्टिग्मा
of a same plant mature at different times. That is no synchronization. No synchronization. कोई केमिस्ट्री नहीं, ऐसा बोलते हैं केमिस्ट्री, आजकल बोलते हैं ना केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ओके। हम बोलेंगे दोनों में कोई बायोलॉजी नहीं है, ओके, मतलब कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई बायोलॉजी नहीं, मतलब कोई वहां पर सिंक्रोनाइजेशन नहीं, मतलब दोनों अलग अलग वे में चल रहे हैं, ओके, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मोस्टली हम क्या देखते हैं कि अगर जो सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले हैं तो उनमें एंथर जब डिहाइस हो रहे हैं उसी टाइम पर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाते हैं, ओके। तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, और तब वो सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन को टालने के लिए कुछ मोनोइशियस प्लांट ऐसा करते हैं कि उनके एंथर, एक प्लांट के एंथर, इस प्लांट के एंथर, जब एंथर मैच्योर हो रहे हैं तब स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, इसलिए वहां पर वो पोलन ग्रेन यहाँ पर रिसीव नहीं किए जाएंगे। तो उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा मैच्योर हो जाते हैं और एंथर मैच्योर नहीं हो रहे हैं, तो इसके पोलन ग्रेन, इसके स्टिग्मा मैच्योर है तो इस पर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सेम स्पीसीज के ए और बी प्लांट्स, ओके। तो ऐसी कंडीशन, इसमें क्या हो रहा है, पहले एंथर पहले मैच्योर हो रहा है, तो व्हेन एंथर get matured first, मतलब बिफोर मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा एंथर मैच्योर हो रहे हैं, इट इज टर्म्ड एज प्रोटेंड्री। तो ये वाला प्लांट जिसका पोलन ग्रेन जा रहा है, इसमें पहले एंथर मैच्योर हो गया, मतलब ए प्रोटेंड्री शो कर रहा है, ओके। वाइल इस बी वाले प्लांट में इसका एंथर मैच्योर नहीं हो रहा है, इसका स्टिग्मा मैच्योर हो रहा है पहले। When stigma becomes receptive, क्योंकि एंथर मैच्योर होकर के डिहाइस हो जाएगा और पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, स्टिग्मा मैच्योर होकर के रिसेप्टिव हो जाएगा, तो पोलन ग्रेन को अपने पास में रोकने के लिए रिसेप्टिव हो जाएगा, ओके। तो when stigma becomes receptive first and anther जो है वो अभी भी immature है, young है अभी भी, ठीक है। तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी। तो बी में प्रोटोगाइनी हो रही है और ए में प्रोटेंड्री हो रही है। एंड्रो, एंड्रो मतलब मेल से रिलेटेड, गाइना मतलब फीमेल से रिलेटेड, तो पहले ही बता चुका। तो वहां पर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है ए में और बी में फीमेल पार्ट मैच्योर हो रहा है, इसलिए वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, लेकिन फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे क्योंकि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो पा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिससे पोलन ग्रेन निकल रहे हैं उसका स्टिग्मा ही रिसेप्टिव नहीं है, और जिसका सिग्मा रिसेप्टिव है उसका पोलन ग्रेन ही रिसेप्टिव नहीं है, ओके। इसको प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी शो करना, इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। इससे आउटब्रीडिंग होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। समझ में आया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। गुड, डन सर। गुड, हो गया बाकी सब में?
डन सर। डन सर। सेकंड हमने बोला है डिक्लाइनिंग। आगे डाई मतलब टू। यहाँ पर टू टाइप्स के फ्लावर प्रेजेंट होना या टू टाइप्स के प्लांट बनना। सेकंड डिक्लाइनिंग मतलब यूनिसेक्सुअलिटी। तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल बनना या इवन प्लांट पूरा यूनिसेक्सुअल बन जाना। ठीक है, डायोशियस प्लांट्स, अगर प्लांट ही डायोशियस है तो उनके फ्लावर अपने आप मोनोइशियस होंगे, सॉरी अपने फ्लावर, उनके फ्लावर अपने आप जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मोनोइशियस प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे मेज। ओके, तो डायोशियस प्लांट बन जाना, तो ये 100% क्या कॉज करेगा, प्लांट ही डायोशियस है, आउटब्रीडिंग हो जाएगा। और अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल है तो फिर उसमें चांसेस हो जाएंगे कि उसके कुछ पोलन ग्रेन दूसरे उसी स्पीसीज के प्लांट के स्टिग्मा पर चले जाए। थर्ड हमने कहा था हेटेरोस्टिली। तो ऐसे मोनोइशियस प्लांट जिनमें एंथर और स्टिग्मा की लेंथ अलग अलग हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हेटेरो मतलब डिफरेंट। ओके, हेटेरोस्टिली किसमें मिलेगी, such monoecious plants, ठीक है, जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, having bisexual flowers, bisexual flowers, height of anther and stigma, ठीक है। तो एंथर की और स्टिग्मा की हाइट अलग अलग है। कभी कभार एंथर की हाइट इतनी ज्यादा बड़ी है कि उससे निकलने वाला पोलन ग्रेन सीधा यहाँ पर नीचे गिरने की बजाय वो एयर करंट या किसी रीजन से वो सीधा दूर जा रहा है। ठीक है, या फिर एंथर की हाइट इतनी छोटी है और स्टिग्मा की हाइट इतनी बड़ी है कि वहां तक पोलन ग्रेन पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो अपने सेम इसमें या नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं हेटेरोस्टिली। स्टाइल की लेंथ वरी कर रही है एंथर के कंपैरिजन, बड़ी या छोटी। ओके, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले मोनोइशियस प्लांट में लगभग सेम होती है, या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पोलन ग्रेन ऐसा गिरता है कि वो उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर आसानी से पकड़ा जा सके, जैसे कि मेज में नीचे कॉब होते हैं, हेयर लाइक स्टिग्मा, हेयरी स्टिग्मा वहां पर प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग, उसको कॉब बोलते हैं, COB कॉब। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो दोनों में। डन सर। डन सर। गुड, डन सर। सेकंड लास्ट हमने जो 5 लिखे थे उसमें से सेकंड लास्ट है जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अभी अभी हमने डिस्कस किया था जेनेटिक
इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबल मतलब कि वो लायक है, इनकम्पैटिबल मतलब कि लायक नहीं है, तो जेनेटिकली वो लायक नहीं है, भले वो मोनोशियस प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है सेम प्लांट पर, फिर भी वो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो गया तो भी वो पोलन ट्यूब नहीं बना सकता। कैन नॉट form or initiate cannot initiate pollen tube formation pollen tube formation on stigma of same plant। ठीक है, तो ऐसे पोलन ग्रेन जो पोलन ट्यूब नहीं बना सकते, पोलन ट्यूब इनिशिएट नहीं करवा सकते फॉर्मेशन को सेम प्लांट के स्टिग्मा पर अगर वो गिरे तो पोलिनेशन हो गया लेकिन पोलन ट्यूब नहीं बन रही, ये जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये आउटब्रीडिंग करवाती है हमेशा, जेनेटिक इनकम्पैटिबल अगर हुए प्लांट सेम स्पीसीज के फिर भी। और लास्ट वाला हमने लिखा था हर्कोगैमी। हर्को मतलब वॉल या कोई सेप्टम या कोई बैरियर। ठीक है, तो हर्को का मतलब होता है बैरियर लाइक, हमने इसको नेचुरल बैरियर बोला था। आर्टिफिशियल बैरियर हम लगा सकते हैं। ओके, तो ह्यूमन इंटरैक्शन के कारण भी आउटब्रीडिंग पॉसिबल है। ह्यूमन बीइंग जाए और पता चले कि उसने एमास्कुलेशन एंड बैगिंग कर दिया वहां पर, जैसे मेंडल ने किया था, उसको भी हम बता देंगे एमास्कुलेशन। हर्कोगैमी, हर्को मतलब बैरियर, ये नेचुरल बैरियर। फॉर एग्जांपल एक सेपल या पेटल एंथर और मतलब एंथर और स्टाइल के बीच में आ जाए। ओके, तो एक एंथर ऐसे ग्रो कर रहा था, ठीक है, उसी का स्टिग्मा भी उसके साइज में ही है, वहां पर ही आ रहा था। ठीक है, लेकिन उसके बीच में जो पेटल है वो पेटल ऐसा आ गया, पेटल जो है वो इधर की तरफ से मूव करके पीछे की तरफ से, इसके बीच में एंथर और स्टिग्मा के बीच में पेटल आ गया है कहीं से। तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो पेटल को टकरा करके इधर तो नहीं जा सकते, वो पेटल को टकरा करके इधर चले जाएंगे। तो स्टिग्मा और स्टाइल के, स्टिग्मा और एंथर के बीच में, मतलब एंड्रोशिम और गाइनोशिम के बीच में कोई नेचुरल बैरियर, या तो सेपल या पेटल्स वहां पर आ जाना। ठीक है, presence of sepal or petal in between androecium and gynoecium of same plant and gynoecium of same plant। ओके, इसको हर्कोगैमी। क्लास में आप लिख सकते हैं, जिसको हम मेंडल ने भी यूज किया था, एमास्कुलेशन एंड बैगिंग। अभी तक जो हमने फर्स्ट 5 पढ़ी वो नेचुरल मेथड, एमास्कुलेशन एंड बैगिंग ये आर्टिफिशियल मेथड, नेचर में नहीं होता। ठीक है, तो ये ह्यूमन इंटरैक्शन के कारण होती है। ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, एमास्कुलेशन का मतलब कौन बताएगा, जल्दी बताओ। Removal of anthers. यस, गुड।
रिमूवल ऑफ एंथर और कटिंग ऑफ एंथर। तो रिमूवल ऑफ एंथर बाय कटिंग, ठीक है, तो सीजर की हेल्प से कट कर देना उस प्लांट के एंथर को जब वो डिहाइस होने वाले हैं, अभी डिहाइस होने वाले हैं उसके पहले ही उसको कट कर देना और यहाँ से निकाल करके दूसरे पर रख देना। जैसे कि मेंडल ने क्रॉस करने के लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पी प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, पी प्लांट में वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। उसने क्रॉस पॉलिनेशन करके रिजल्ट देखना चाहिए, उसने क्या किया, सेम प्लांट के एंथर है तो एंथर को कट कर दिया, ठीक है, सेम वहां पर फ्लावर में से पूरे प्लांट के, और दूसरे प्लांट, ठीक है, तो टॉल प्लांट के एंथर कट किए समझ लो, ठीक है, डॉर्क प्लांट के भी एंथर कट कर लिए, ओके, और टॉल प्लांट के एंथर को डॉर्क प्लांट के स्टिग्मा पर डाल दिया, ठीक है, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया। तो कट करने को एमास्कुलेशन, अब डाल तो दिए एंथर, लेकिन एंथर डालने के बाद में कंटामिनेशन ना हो जाए, कहीं गलती से सेल्फ बाद में कोई फ्लावर आए और वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने लग जाए, सेल्फ पॉलिनेशन करने लग जाए, या किसी दूसरे डॉर्क प्लांट का पोलन ग्रेन वहां पर आ जाए, तो कंटामिनेशन ना हो इसके लिए फिर उसको पॉलिथीन बैग से रैप करके बांध देना उतने पार्ट को, ताकि वो पॉलिथीन बैग के अंदर में कवर्ड रहे पूरा पार्ट, ठीक है। तो गायनोशियम जिसके ऊपर दूसरे के रखे हैं पोलन ग्रेन, वो वहां पर पॉलिथीन बैग से कवर कर दिया जाए, पोलन ग्रेन नहीं आ पाएंगे, कंटामिनेशन नहीं होगा। इसके लिए बैगिंग का टर्म यूज किया है, बैग लगाना, बैग से पैक करना उस जगह, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन। ओके, अब नेक्स्ट मंडे को हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। कल के दिन आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास नहीं है, इसलिए आप लोग अच्छे से टेस्ट की प्रिपरेशन करना, ओके। चलो बाय बेटा। कल के दिन आप लोगों का टेस्ट के लिए प्रिपरेटरी लीव है या नहीं है? नहीं है। बताएं सर। ठीक है, नहीं भी हुआ तो आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास, क्योंकि मैं तो ट्रेवल करूंगा तो इसके लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा, इसलिए आप प्रिपरेशन। सर अगर आप कल निकलेंगे तो ट्यूशन कब से खुल रही है? ट्यूशन खुल रही है इसके लिए थोड़ी आ रहा हूँ मैं, ट्यूशन अभी खुलेगी तो वो सर से पूछो, बघेल सर से। हाँ सर। ओके बेटा, क्योंकि मैं दूसरी जगह पर था ये पोस्ट कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, तो अब मैं वापस नागपुर आ रहा हूँ, ठीक है। सर ट्यूशन कब खुल रही है? अभी तो बोला बेटा कि बघेल सर से पूछना ये क्वेश्चन। तुम अभी आए क्या स्वयं? नहीं सर, वो रिकनेक्ट हो रहा था। चलो ठीक है, बाय। कल के दिन आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास नहीं रहेगी, ठीक है, रिवीजन करना अच्छे से। टेक केयर बेटा। बाय 2 सर। लेक्चर में आप लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।